हाँ तो लाइव भी जा रहा है साथ में। तो देखिए इसमें क्या है, आपका आज शीट नंबर 2 है जो कि, और एप्लीकेशन पे शीट नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व होके पड़ी हुई है, तो उसको आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। अभी आप लोग का नंबर भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। शीट नंबर 2, ये क्वेश्चन आपका इसके पहले आईसीएआर के एसआरएफ के पेपर में पूछा गया है, और ये कभी भी आ सकता है आपके असिस्टेंट इंजीनियर में। ये आईसीआर एग्जाम में आ चुका है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बीएचयू से कैंसिल हो चुके हैं, आईसीआर चला गया है, वो आयोग जितना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोस्ट सुटेबल वाटर फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पर C1S1 ये जो कोडिंग करी गई है, ये किसके द्वारा करी जाती है? एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं SAR। SAR इसको बोलते हैं क्या? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, इससे आपकी इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को किससे निर्धारित करते हैं? SAR से। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से भी करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी एक तरीका होता है कि कौन सा पानी इरिगेशन के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो जिस पानी का SAR वैल्यू ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा अनसुटेबल होता है। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा सुटेबल होगा। तो उसकी एक कोडिंग यहां पर बना दी गई है। जो कोडिंग बनाई गई है उस कोडिंग में आपका ये सही ऑप्शन आता है C1S1। C1S1 ये आपका क्या है? मोस्ट सुटेबल वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये इस समय आप लोग का 23 तारीख को पेपर है, तो बहुत सारी चीजें आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन, ये शुरुआत की जो 2-3 शीटें हैं, ये सारी शीट वो वाली शीट है जिनकी इंफॉर्मेशन आपको याद हमेशा रहनी चाहिए। और आगे वाली जो इरिगेशन की 8 शीट टोटल है, तो शुरू की 4 शीटों की इंफॉर्मेशन एनी टाइम याद रहे, और आगे की जो 4 शीट है वो कॉन्सेप्चुअल है। उसको पढ़ के कुछ ऑप्शन, 2 ऑप्शन में क्लैश होने लगेगा कि दोनों में से एक सही हो सकता है, तो उसमें से क्या करेंगे आप? सोच समझ के जवाब देंगे। यहां पर क्या है, आपको ये एकदम याद रहना चाहिए। C1S1 मतलब सुटेबल वाटर फॉर इरिगेशन। सीधा पेपर में हमेशा सुटेबल वाटर ही पूछता है, अनसुटेबल नहीं पूछता, क्योंकि अनसुटेबल का रेंज ज्यादा है। SAR वैल्यू 18 के ऊपर होते ही सब अनसुटेबल होने लगता है, लेकिन 18 के नीचे सुटेबल है। तो 18 के नीचे जो कोडिंग करी गई C1S1, तो आपके पास इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये बताइए प्रश्न, एडिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम जोड़ा किसमें डाला गया? इरिगेशन वाटर के अंदर, इज रिकमेंडेड टू ओवरकम डिफिकल्टीज पोज्ड बाय। जिप्सम, ये जो शब्द है ना जिप्सम, इसका मेन जब भी पेपर में पूछा जाएगा, इस जिप्सम को आप सीधे किससे कनेक्ट करेंगे? ये सोडियम को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। तो एडिशन ऑफ जिप्सम टू द इरिगेशन वाटर इज रिकमेंडेड टू ओवरकम डिफिकल्टीज पोज्ड बाय। तो हाईली सैलाइन इरिगेशन सप्लाईज कंटेनिंग हाई क्वांटिटीज ऑफ सोडियम। उसके बाद इरिगेशन सप्लाईज कंटेनिंग हैवी सेडिमेंट। तो भाई जिसमें सेडिमेंट पहले से ज्यादा, कॉमन सेंस क्या है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। जिप्सम डालोगे सेडिमेंट और बढ़ेगा, तो इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। तो हाईली सैलाइन, तो जब जिप्सम डालोगे तो सैलिनिटी क्या होगा? और बढ़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन ऐसे भी कैंसिल। एक्चुअली एग्जामिनर आपसे चेक ये करना चाह रहा था कि आप ये बात जानते हो कि नहीं कि जिप्सम डालने से सैलिनिटी बढ़ती है घटती है। ठीक, यहां पर जो सही ऑप्शन है कौन सा है? हाई क्वांटिटीज ऑफ सोडियम। ये एक वन लाइनर के तौर पे आपको हमेशा याद रखना है। जिप्सम इज कनेक्टेड टू हाई क्वांटिटीज ऑफ सोडियम। जब इरिगेशन वाटर में सोडियम की हाई क्वांटिटी हो जाती है तो क्या जोड़ देते हैं? क्या डाल देते हैं? जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम किसमें और इसमें डालते हैं? सीमेंट में। सीमेंट के बनाने में भी आप लोगों ने जिप्सम का शब्द पढ़ रखा है। ठीक है, आइए इसके आगे आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये समझ में आया ना? ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सलाइन वाटर। मीडियम सलाइन वाटर क्या लिखा गया है? C2। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको बताया मैंने कि शुरू के 4 पेपर के सारे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। बाद के 4 पेपर के क्या करने हैं? एनालिसिस करने हैं। शुरू के 4 पेपर आए, तो ये एकदम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और कमाल की बात है ये पेपर में आया हुआ है। किस पेपर में आया था? आरपीएससी 2015 के पेपर में।
यहां मैंने लिखा इसलिए नहीं मार दे कोई कॉपीराइट मेरे ऊपर, ठीक है। और बाकी किसी ना किसी किताब में होगा भी, है किसी ना किसी बुक में जरूर होगा, लेकिन आरपीएससी वाले क्या करते हैं, उसको फ्री टू यूज छोड़ देते हैं। लेकिन उसका आप यहाँ पर हेडिंग लिखकर किताब छाप सकते हैं, उसको ऑनलाइन नहीं लिख सकते हैं। बुक छापेंगे उसमें लिख देंगे आरपीएससी 2015, लेकिन अगर आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आरपीएससी 2015 बोल के नहीं पढ़ाना है, उसमें नीचे से उसे गायब रखना है। तो ये जितने भी कटिंग्स है ना, ये कटिंग्स ही क्यों हम बना के लेके, अगर क्वेश्चन से मैं अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता, वो मेरी लैंग्वेज होती। एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ही पढ़ाई करिए। मेन चीज ये है, आपको ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, लेकिन उसमें क्या है ना, जो टीचर्स हैं जिनने बुक बनाई है उन्होंने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी, तो वैसा पेपर नहीं आता। पेपर कैसा आता है, जैसा एग्जाम में हमेशा से सेट रही है लैंग्वेज। तो ये सब सेटेड लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशन है। ये जो कट आप देख रहे हैं, ये एक पेपर से निकाला हुआ कट है। तो इससे क्या हो गया, क्वेश्चन आपका सेपरेट हो गया, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो एकदम से एग्जैक्ट वही है जो पेपर में आई थी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी होगा तो आपको सीधे सीधे याद किया जाएगा। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सलाइन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। इसका देखिए, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 250 से 750 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, 250 से 750। तो जब इसको आप इसका सोल्यूशन जब आप देख रहे होंगे, आप वीडियो जब देख रहे होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, केवल इतना ही लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे, आगे डैश लगा के इसका आंसर लिख लीजिएगा। वो शुरुआत के जो पॉइंटर्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, एनी टाइम भूलिएगा नहीं तो उसमें, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत किए तो नंबर गया। कॉन्सेप्चुअल में तो हर कोई गलत करेगा, आधा सही आधा गलत तो हर कोई करेगा, लेकिन डेटा बेस्ड क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो नंबर गया, और जो लड़का रटे होगा वो तो पा ही जाएगा, ठीक है। तो आइए इस पे आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ इरिगेशन वाटर इज 8, दिस वाटर इज कॉल्ड, मीडियम सोडियम वाटर 8 है, इसको बोलेंगे लो सोडियम, तो ये होगा लो सोडियम वाटर, ठीक है, लो सोडियम वाटर। अब इसके 4 लिमिट होती है, वो चारों मैं आपको बता दे रहा हूं, स्पेसिफाइड है एक जगह पर, ठीक है। वो चारों मुझे तुरंत ऐसे खड़े खड़े नहीं याद है, मैं आप लोग को इस पर नोट करा दे रहा हूं इसी वक्त। देखिए इसके ये एक किताब है सिविल इंजीनियरिंग के लड़कों की, और कई बार ये किताब अपने यहाँ जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के वो होते हैं टीचर्स प्रोफेसर होते हैं, इसका यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। एक आध बार मुझे पता चला तो मैंने इस किताब को कहीं मार्केट से खोज खाज के निकाला, बिकती नहीं है इधर, ये पंजाब में बिकती है ज्यादा, इधर नहीं बिकती है। लोग मीडियम का एक, हाँ 10 के 0 से 10, 10 से 18 ऐसे करके 3-4 रेंज है, वो चारों रेंज मैं यहाँ पर आप लोग को नोट करा दे रहा हूँ। और उसको जब आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा उस वक्त भी इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इरिगेशन क्वालिटी का बाकी आप लोगों का जो बेसिक डिफिनेशंस हैं वो भी आपके ऑब्जेक्टिव के समय ही आपकी, और जब आप लोग जो क्लासरूम में बच्चे आ रहे हैं वो तो सारी चीज जानबे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 0 से 10 ये आपका है लो सोडियम, 10 से 18 ये बोला था ना 10 से 18 ये है मीडियम सोडियम वाटर, 18 से 26 ये आपका है हाई, और 26 से अधिक वेरी हाई, ग्रेटर देन 26 ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई, ठीक है। तो ये आपके सोडियम के अलग अलग लेवल हो गए, और ये सारी चीजें किससे निर्धारित करी गई हैं, SAR के मान के आधार पर। 26 से अधिक होने पर ये पानी इरिगेशन के लिए एकदम से अनसुटेबल हो जाता है। तो आपके पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 8 अगर है तो किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में। एक्चुअली एग्जामिनर आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपको ये 0 से 10 वाली रेंज याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को आपको डाला गया। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर है ना उसको इतनी ही स्पीड से करना है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। हाई सोडियम कंटेंट इन इरिगेशन वाटर इज, अगर हाई सोडियम कंटेंट है इरिगेशन वाटर में तो क्या होता है बताइए? जनरली गुड, जनरली बैड। अभी 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 पढ़े आप लोग, सोडियम कंटेंट ज्यादा होगा इरिगेशन वाटर में तो बैड होगा ना। इसमें क्या लिखा है, जैसे कंफ्यूज कहाँ करते हैं जानते हो? यही वाले पॉइंट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लड़के, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो इतना नोचा नोचौगल से बना है, यहाँ लड़का कंफ्यूज हो जाता है। कहाँ पे सोचता है यार शुरुआत में तो बैड होगा, लेकिन कुछ के लिए सही तो हो ही सकता है ना? फिर दिमाग लगाएगा सब्जी वब्जी के लिए हो सकता है सही हो, अनाजों के लिए खराब हो पानी। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, असलियत यह है कोई खेतिहर नहीं है, किसी बच्चे के यहाँ खेत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच हर कोई लिए है ना? तो जब जिसके यहाँ खेत हो और खेत में अपनी टेक्निकलिटी को वहां देख रहा हो, उसे तो भैया सब तैयार रहेगा। ये ब्रांच बनी भी उन्हीं लोग के लिए थी। असलियत क्या हुई, मगर इसमें वो बच्चे भी आ गए जो अच्छे अच्छे मकानों में रहते थे, जिनके यहाँ खेत भी नहीं था, है? तो वो बच्चे जब आ गए ना, तो ये बात क्या होगा, उनको लगेगा कि यार कुछ के लिए तो सही हो ही सकता है, तो वो इसको जरूर लगाएंगे। और कमाल की बात ये लगा था, कई लोगों ने लगाया था। इसका क्या होगा? जनरली बैड, सीधा सीधा। ठीक है, समान रूप से क्या है? खराब है, अगर हाई सोडियम कंटेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां क्वेश्चन पे, सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड बाय। पीएच वैल्यू, अरे पीएच वैल्यू से नहीं करते हैं। देखिए दो इसमें दिया हुआ है, सैलिनिटी पूछा गया है। SAR है, दूसरा देखिए कौन सा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और तीसरा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से तो एसिडिटी और बेसिडिटी जाता रहता है। SAR से सोडियम, और सैलिनिटी किससे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ इरिगेशन किससे चेक होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये एक वन लाइनर है जो कि आपकी क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है। इसको एज इट इज हमेशा याद रहना चाहिए। शुरुआत के 4 टेस्ट के पेपर याद रहने चाहिए, तब आप आगे के जो कॉन्सेप्चुअल वाले पेपर हैं उनको आप क्या करोगे? ऑप्शन कैंसिलेशन के थ्रू 2 कैंसिल हो गए, 2 सही है, उनमें से 1 छांट लिया, ऐसे करेंगे। तो आपके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा की तरह क्या हो गई कि कंडक्टिविटी का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस चीज का चलना? विद्युत धारा का चलना, इसी के थ्रू नापी जाएगी। तो कंडक्टिविटी जिसमें कम होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। कंडक्टिविटी ज्यादा हमेशा उसी पानी के अंदर होगी जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली हो, और जो प्योर वाटर होगा उतना ही कम उसके अंदर क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी के आधार पर हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आते हैं छठवें के बाद 7वें प्रश्न पे। और एक को क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है कहीं पूछा ना गया, ये जान लीजिए आप, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, हर जगह एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। विद द इंक्रीज इन सप्लाई इरिगेशन वाटर द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, इंक्रीज इन सप्लाइड इरिगेशन वाटर द यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर सब इरिगेशन वाटर की हम क्या करें? सप्लाई को लगातार बढ़ाते रहें, इंक्रीज करते रहें, तो यील्ड जो है आपकी फसलों की वो क्या हो जाएगी? डी होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस है, ठीक है? ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। इंक्रीज तो करेगी, लेकिन लगातार सप्लाई लगाए रहोगे तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरली क्या है? क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस था। इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली नहीं होगा, डिक्रीज तो होना ही नहीं है, उसके बाद ये सर्टेन लिमिट, देन बिकम कांस्टेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन ऑफ क्या था? कॉमन सेंस। आइए अगले प्रश्न पे। तो हो गया, ये क्वेश्चन बताइए। ड्यूटी सर वो टैक्स लगता है नहीं, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड। आपको बताया था हमने उसमें एक डेमो लेक्चर में तीनों का रिलेशन बताया था, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड का। डेल्टा क्या होता है?
पानी की गहराई, है ना, पानी की गहराई, पानी की गहराई। और ड्यूटी क्या होती है? कितने डेप्थ तक, मतलब नहीं है डेल्टा हो गया। बेस पीरियड हो गया कितने दिन तक पानी। बेस पीरियड, फर्स्ट एंड लास्ट वाटर। डी हो गया कितने क्षेत्र में पानी। हाँ, ठीक है, डी का मतलब एरिया हो गया। ठीक, तो यहां पर क्या, द क्रॉप एमंग फॉलोइंग विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम ड्यूटी। इसमें एक रिलेशन आपको क्या बनाना है, डेल्टा को 8.64 बी होता है फॉर्मूला, लेकिन इसका एक दूसरा कीवर्ड है। इसको कैसे पकड़ के रखना है कि जिस फसल में आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा, ड्यूटी आपको उसमें ही ज्यादा करेगी। अब इसमें क्या है, जैसे शुगर केन में पानी आपको ज्यादा वीट की अपेक्षा कम देना पड़ता है, क्योंकि शुगर केन एक पेरिनियल क्रॉप है, 12 मासी फसल है, ये 12 मास होती है। राइस वर्षा पर आधारित है। एक आपको मैं इसके बाद एक इरिगेशन के एक चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कैटेगराइजेशन। 2 प्रकार की क्रॉप होती है, एक होती है ड्राई क्रॉप, एक होती है वेट क्रॉप। तो ड्राई क्रॉप और वेट क्रॉप में डिफरेंस क्या है बताइए जरा सोच के। ड्राई क्रॉप हो जैसे समर में, मानसून में ना होती हो, जिनमें पानी कम चाहिए हो। ये यहाँ उल्टा केस है, पता है, ये इरिगेशन पर डिपेंड है। जो क्रॉप इरिगेशन पर डिपेंड है वो क्रॉप क्या है, वेट क्रॉप है। और जो इरिगेशन पर डिपेंड नहीं है वो क्रॉप क्या है, ड्राई क्रॉप है। चावल पानी बरसने पर बोया जाता है, तो आपने पानी तो ऊपर से मिल गया नेचुरली, तो क्या आपने इरिगेशन किया, नहीं किया, तो चावल क्या हो गई, ड्राई क्रॉप हो गई। बल्कि पैदा कैसे एनवायरमेंट हो रही है, पानी जब भर जाता है तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, राइस का प्लांटिंग नहीं करते, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, है ना। तो इसलिए चावल तो ड्राई क्रॉप हो गई, वेट क्रॉप वो वाली हो जाएगी जिसमें आप पानी देते हो। तो गेहूं क्या हो गई, वेट क्रॉप। तो यहां पर जो व्हीट है इसकी ड्यूटी क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि इसमें आपकी ड्यूटी बढ़ गई, क्योंकि आपको पानी देना है ना। तो व्हीट इसमें आंसर हो जाएगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई ना 8वीं वाली। और इसको रिपीट भी कर सकते हैं आप। कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप। कोर वाटरिंग की सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो जान लीजिए कि कोर वाटरिंग किसको कहते हैं। डेफिनेशन इसकी फिक्स है। फ्लावरिंग का सीजन होता है उस टाइम पे नहीं, ये होता है फर्स्ट वाटर आफ्टर सोइंग। ठीक है, फर्स्ट वाटर आफ्टर सोइंग, इसी कीवर्ड के साथ इसको याद रखिएगा। फसल को बोने के बाद प्रथम बार दिया गया पानी कोर वाटरिंग कहलाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहां पे पहुंच रहा है, आफ्टर हो जाएगा ना। तो आफ्टर पे पहुंचिए। हाँ, आफ्टर किसमें है, थर्ड वाले में। अबाउट 3 वीक्स आफ्टर सोइंग। ठीक है, एट द टाइम तो होगा नहीं, बिफोर हार्वेस्टिंग होगा नहीं, अबाउट 3 वीक्स आफ्टर सोइंग, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट वाटर आफ्टर सोइंग, ये इसका कीवर्ड है। अब इसमें ड्यूरेशन कई बार चेंज करेगा, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 वीक, कुछ भी लिख दे, लेकिन सोइंग के बाद है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, कोर वाटरिंग बोलेंगे। ठीक, ये आप लोगों ने माइकल ओझा की किताब में भी ये चीज लिखी है, लेकिन बहुत छोटी एक लाइन लिख खत्म कर दिया, वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं बताया। माइकल ओझा की बुक क्या है, एक प्रकार की ग्लोसरी है, 2 बुक में डिक्शनरी है पूरी, वो है ना, उसमें पूरी चीजें कंप्लीट है। वो दोनों किताब को रट ले, आंख बंद करके, एक एक कोना रटा हो, जब जहां पूछ लो सब बता दे, तो वो भी कर लेगा पेपर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो किताब रटती ही नहीं किसी को, वो ऐसी लिखी है कि रट नहीं पाएगी कभी। और आजकल तो उसमें एक आधा ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर दिया, ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स भी ऐड कर दिया, छोटा छोटा। The duty of irrigation water of a given crop is maximum। ये कब मैक्सिमम होगी, देखिए ऑप्शंस और कॉमन सेंस से जवाब दीजिए। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, लिखा है एट द एंड ऑफ द मेन कैनाल, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स और ऑन द फील्ड। इरिगेशन का कोई भी चीज आपको पढ़ाई बिना मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये थोड़ी गलती है मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़के ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन
वो सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जानते हैं पहले से। तो आप लोग जब इरिगेशन का जब कुछ स्टडी कर लेंगे तो ये चीजें आपको और आसान लगेगी। अब ये कैसे होता है इसको आप एक बेसिक ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूं। यहाँ वाटर कोर्स का मतलब होता है जहां से नहर चालू हो रही है। जैसे मान लीजिए ये एक रिजर्वायर है, यहां से नहर चालू हुई, ये हो गई मेन कैनाल। उसके बाद ये हो गई इसकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये हो गई मेन, ये हो गई मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब कि इसके अंदर से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी कैनाल आगे बढ़ रही है, एक आधा और होगी कहीं पे, लेकिन अभी हम लोग एक की बात कर रहे हैं जो हमारे खेत तक आ रही है उसकी बात करते हैं। क्या होगी? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। इसके बाद इससे फिर से एक नहर निकली जो इससे पतली थी, जो हो गई माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। अब उसके बाद एक और निकल गई, तो ये भी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, ये हो गई माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये भी माइनर, और यहां पर हमारा क्या है? खेत। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि खेत से, जहां पर खेत हमारा है, जहां से नहर से पानी खेत के अंदर घुसता है, तो जिस चीज को यहां बनाता है किसान, जिसके थ्रू पानी अंदर आता है, उसको बोला जाता है मॉड्यूल। उसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। हिंदी में बोलते हैं मोगा। कई प्रकार के मॉड्यूल होते हैं, गिब्स मॉड्यूल, कैनेडी मॉड्यूल, रिजिड मॉड्यूल, फिक्स्ड मॉड्यूल, ऐसे करके मॉड्यूल होते हैं जिसको मोगा बोलते हैं। तो वो संरचना जो नहर से खेत में पानी लाती है उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल या मोगा। इस मोगे से जब आप जैसे जैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा। जब पानी यहां से चला, यहां तक पहुंचा, तो इतनी दूर में पानी चलते वक्त इसके ऊपर धूप पड़ेगी और पानी के अंदर वाष्पन होगा। फिर से स्टार्ट करके 1 मिनट लगेगा बस मुझे पहुंचने में। 1 मिनट, बस 1 मिनट। लगता है इन्वर्टर जो है तुरंत बैकअप नहीं दिया। बात तो करते ही रहे। तो ये जो आपकी वाटर कोर्स मतलब रिजर्वायर, रिजर्वायर से जब आपकी नहर चली तो मेन कैनाल तक पहुंची। मेन कैनाल में जब ये अगले डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच रही है तो वहां के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसके दौरान क्या हो गया? कुछ इवापोरेशन से लॉस हो गया। ठीक है, तो जो लॉस हुआ, अगर मान लीजिए वहां से चलने वाला पानी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो 10% लॉस के साथ जब यहां पहुंचा तो 0.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। फिर अगले पॉइंट तक पहुंचेगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट तक पहुंचेगा तो और कम हो जाएगा। तो देखिए बता रहा हूं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। यही था 10वां क्वेश्चन पे थे हम लोग। हाँ ठीक। तो ड्यूटी के बारे में आपसे यहाँ बात करिए। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था। यहाँ पर क्या था? आपका वाटर कोर्स था, जो रिजर्वायर था, रिजर्वायर से मेन कैनाल, मेन कैनाल से पहली वाली मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर एक और माइनर, फिर यहाँ पर फील्ड। फील्ड से मिला था पानी जो बाहर निकला, क्या बोलेंगे उसे? मोगा या मॉड्यूल। जब रिजर्वायर से पानी चलेगा तो यहां तक आते में कुछ क्या होगा? इवेपोरेशन लॉस होगा। करीब 10% का इवेपोरेशन लॉस हो जाता है। इसी हिसाब से हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी को डिजाइन भी करते हैं। फिर यहां से चलेगा, फिर से कुछ लॉस होगा पानी में। तो जितना पानी यहां से चला, मान लीजिए यहां से 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी चला, मतलब इस पॉइंट से जो पानी आगे बढ़ रहा है 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 सेकेंड में 1000 लीटर, इतना पानी आगे बढ़ रहा है। 10% लॉस का मतलब यहाँ कितना हो गया? 90, मतलब 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 900 लीटर हो गया है। फिर से 10% लॉस हुआ तो 810 हो गया। फिर से 10% लॉस हुआ तो
810 में से फिर से क्या घटाएंगे 10%, मतलब 81 और घटा दीजिए और फिर से जब 10%, तो इस वाले पॉइंट पर जितना पानी यहां चला यहां पहुंचा, तो वो पानी चला तो था 1000 लीटर 1 सेकंड में, यहां पहुंच रहा है करीब 700 लीटर 1 सेकंड में। तो जो ये वाला पॉइंट है इस पर तो 700 लीटर ही 1 सेकंड में पहुंच रहा है ना, तो इस पॉइंट की ड्यूटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि अब ये 1 सेकंड में 700 लीटर पानी दे रहा है। अगर हमारा खेत यहां होता तो 1 सेकंड में कितना पानी मिलता, 1000 लीटर, तो खेत की सिंचाई जल्दी होती। अभी क्या होगी, खेत की सिंचाई देर में होगी, तो इस पॉइंट की ड्यूटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन वाटर ऑफ द गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम ऑन द फील्ड के जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे ड्यूटी बढ़ती जाएगी इरिगेशन वाटर की। फील्ड हमारा मेन कोर्स के जितना भी, वाटर कोर्स के जितना भी क्या होगा, नजदीक होगा, उतनी ही ड्यूटी हमारी कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बना कि फील्ड की तरफ बढ़ने पे इरिगेशन वाटर की ड्यूटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम एट द फील्ड, मिनिमम एट द वाटर कोर्स। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वाला स्टेटमेंट यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, मिनिमम एट द वाटर कोर्स। अब आइए इसके आगे 11वां क्वेश्चन। The important government reference made to the duty for a crop is usually related to its duty. जो गवर्नमेंट रेफरेंस है, मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स जाता है वो किसके आधार पे बनता है। द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट रेफरेंस मेड टू द ड्यूटी फॉर ए क्रॉप इज यूजुअली रिलेटेड टू इट्स ड्यूटी। जब किसानों को पानी दिया जाता है, इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज जब आप देखेंगे, वीडियो आपके ऊपर नाम डालते ही उसमें आपको दिखाएगा, 2 सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं वाराबंदी और एक को बोलते हैं ओसराबंदी। वारबंदी, ओसराबंदी, ये गांव की चकबंदी में होते हैं। वो जो सिस्टम होता है कि किस इंसान के पास, किस किसान के पास कितना खेत है, इसके आधार पे उनको इरिगेशन वाटर का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और जिसके पास जितना खेत होगा वो उतना ही पानी इस्तेमाल करेगा, तो इरिगेशन वाटर का टैक्स भी वो उसी हिसाब से देगा। ठीक, और इरिगेशन टैक्स शेरशाह सूरी के समय से ही चालू हुआ था, सिंचाई की संरचना उसने चालू करी थी। ठीक है, इसीलिए एई के पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन भी होता है कि सिंचाई जो नहरें होती हैं इनका निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, ये आता है पेपर में, तो क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ड्यूटी फॉर ए क्रॉप, ड्यूटी का मतलब कि पानी की आवश्यकता जो आपकी क्रॉप की है उसके आधार पे गवर्नमेंट क्या करती है, रेफरेंस लेती है कि टैक्स हम किस पॉइंट से लें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जहां आपका वाटर कोर्स होता है, जहां आपका वाटर कोर्स होता है वहां से जितना पानी छोड़ती है और जिस क्षेत्र के लिए छोड़ती है, मान लीजिए इस वाटर कोर्स से नहर चली, बाएं हाथ पर ये 1 लाख हेक्टेयर का खेत क्या करती है, सिंचाई करती है, और ये नहर जहां पे खत्म होती है उसके पहले दाहिने हाथ पे 1 लाख हेक्टेयर, थोड़ी दूर चल के इस तरफ 50,000 हेक्टेयर, इस तरफ करके 50,000 हेक्टेयर, तो मतलब टोटल को ये जोड़ लेगी। गवर्नमेंट को ये है कि इस पॉइंट से जितना पानी चला उतना टैक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे किसानों पर फील्ड के रेशियो के अनुसार, किसके पास कितना खेत है। गवर्नमेंट को इस बात से मतलब ही नहीं है कि यहां तक पानी चलने पर वाष्पित होकर उड़ भी तो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। वो जितना पानी यहां से छोड़ा जाएगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो ये क्या बनेगा, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स से कितना पानी चला उसके आधार पर गवर्नमेंट अपना टैक्स निर्धारित करेगी। यही इसमें पूछा गया है, गवर्नमेंट रेफरेंस कहां से लिया जाता है, वाटर कोर्स से। ठीक, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये, मतलब कि समझ लीजिए 86-90 के समय पूछा जाता था, लेकिन बहुत दिनों से आया नहीं, लेकिन आ भी सकता है, कभी भी आ सकता है वो भी। The duty at the end point of a canal minor where government control usually ceases is called। इस प्रश्न का पहले मतलब बताइए, क्या आपके समझ में आया। ड्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ ए कैनाल माइनर,
ड्यूटी एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब जहां पर फील्ड पे पहुंच गया पानी। वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली सीजेस, सीज का मतलब क्या होता है, खत्म या स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कहां पर सीज हो जाता है, जहां से किसान अपने खेत में पानी ले लेता है। Yes, sir. मोगे के बाद से, मोगे के पहले तक गवर्नमेंट है, मोगे के बाद किसान है। मोगा कौन बनवाएगा, किसान बनवाएगा। जो किसान मोगा बनवा लेगा वो खुश रहेगा, जो नहीं बनवाएगा वो नहर के अंदर ही क्या करेगा, ऐसे खुदाई करके अपने खेत में पानी लेता है बस। तो वो खुला मोगा है, ओपन है। और जो अच्छे किसान होते हैं वो एक फिक्स मॉड्यूल बनवा लेते हैं, एक परमानेंट संरचना बनवा लेते हैं पानी अपने खेत में डालने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मोगा बोला जाता है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल सीज हो जाता है कहां पर, जब ये फील्ड की बात करी जाती है। तो क्या होगा, ड्यूटी, सॉरी, द ड्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ कैनाल वाइंडर इज कॉल्ड, इसको कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं आउटलेट ड्यूटी, क्योंकि आउटलेट होता है उस पॉइंट से। अभी तक वाटर कोर्स से पानी चला मेजर कैनाल, फिर माइनर कैनाल, सॉरी कैनाल, फिर ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद खेत में पहुंचा। तो यहां पर जो आपका है ये पॉइंट पर क्या हो गया, इसका आउटलेट हो गया। फील्ड के पहले जितनी भी पॉइंट है वो आउटलेट नहीं है, क्योंकि यहां से तो पानी चल ही रहा है ना। जब तक फील्ड पे नहीं पहुंचेगा तब तक आउटलेट नहीं बोला जाएगा। तो उसका शब्दावली क्या है, उसकी आउटलेट ड्यूटी, ठीक है। ये आउटलेट ड्यूटी की एक प्रकार की डेफिनेशन भी है। द ड्यूटी ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए कैनाल माइनर वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली सीजेस, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म कहां पर होता है, जहां से क्या मिलती है, आउटलेट ड्यूटी मिलती है। या वहां पर क्या होता है, मोगा होता है, या वहां पर क्या होगा, मोगा या मॉड्यूल, मॉड्यूल या मोगा जिस जगह होगा उस जगह। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग, जबरदस्त क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप, लेवा भी तो करता सबसे पहले। पलेवा, एक मिनट, उसकी डिफिनेशन में आप लोग को, इसमें आपकी पलेवा की भी हम डिफिनेशन इसी वक्त यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं। करेक्ट डिफिनेशन, एक्यूरेट डिफिनेशन, एग्जामिनेशन वाली डिफिनेशन, आपको इधर उधर डिफिनेशन नहीं लिखनी है। इसकी है डेफिनेशन, पहली वर्ड है ना, हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये वर्ड आपका कई एग्जाम, कई किताबों में PELEO भी लिखा है और कहीं पर PALEO भी लिखा है, ठीक है। और गांव बोलते हैं इसको पलेवा, है ना। तो ये क्या होता है, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए जो सिंचाई करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, पलेवा सिंचाई, ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड है जो पेपर में आता है उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। जब आप लोग इस ऑब्जेक्टिव के वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी कॉपी में से नोट करेंगे, इरिगेशन फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन, इसको बोलेंगे पलेवा सिंचाई। और कोर वाले की अभी हमने आपको बताया था, तो कोर वाले के लिए क्या बताया था हमने आपको, आफ्टर सोइंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड कोर वाटरिंग। पहली क्या है, कोर वाटरिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्चुअली क्या, क्रॉप वर्ड जोड़ दिया ना, अगर बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप होता तब ये चला जाता, पहला ऑप्शन। तो और क्रॉप वाटरिंग नाम का कोई शब्द नहीं है, क्रॉप वाटरिंग तो सभी कुछ है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो ये क्या होगा, कोर वाटरिंग। 13वां हो गया। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्रॉप सीक्वेंस कैन नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस इन द क्रॉप रोटेशन इज, क्रॉप, कौन सी क्रॉप रोटेशन इसमें फालतू की दी गई है, बताइए इसको। जो आप लोगों ने आसपास सुन रखा होगा उसी से निकलेंगे। ये क्या लिखा है, गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, ये होता है, एक रोटेशन में होता है। ये क्या है, कॉटन, व्हीट, फिर चना,
वीट, कॉटन के बाद वीट की फसल बोई जाती है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। और वीट के बाद चना आता है, तो यहाँ पर देखिए वीट के बाद चना है ना, तो इसलिए ये वाला सही, क्योंकि गेहूं के बाद चने का सीजन है, गेहूं के बाद चने का सीजन है, ठीक है। ये एक्चुअली रबी खरीफ से है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में दे दिए गए जो आज तक पेपर में पूछा गया है। डी वाला गलत है। डी वाला गलत है। वीट के बाद कॉटन नहीं आएगा, वीट के बाद कॉटन नहीं आएगा, कॉटन के बाद वीट आएगा, लेकिन वीट के बाद कॉटन नहीं आएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाकी ये जो तीन है ना, ये आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ये तीन कि आपके उत्तर प्रदेश में, वैसे कॉटन की खेती बहुत कम होती है, यहाँ होती ही नहीं है ऐसा। उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप साइकिल चलते हैं कौन कौन से हैं, तो आप ये 2 क्रॉप साइकिल बता देंगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। क्या है? वीट, ज्वार और चना। और यहाँ पर क्या है? राइस, चना, फिर से राइस। तो जो हमारे चावल वाले क्षेत्र है वहां पर आपके राइस के बाद चना, फिर से राइस आपका पैदा होता है। आते हैं इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एकदम आप लोग का एनी टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि चावल की खेती जहां जहां पर ज्यादा होती है ना, अपने यूपी में तो होती ही है, तो वहां के लिए क्वेश्चन एकदम पेट साइज का 19 सेंटीमीटर इसका डेटा। ये डेटा हमेशा याद, डेटा वाले क्वेश्चन एनी टाइम याद रहना चाहिए। हाँ एकदम सही, 19 सेंटीमीटर। ऑप्टिमम डेप्थ क्या पूछा गया है? ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्या है? ये 19 सेंटीमीटर, 190 mm। ठीक, चलिए। तो अभी हम लोग इस सीरीज में आपके 40 हैं, अभी तक हम लोग 15 तक पहुंचे हैं। इसके आगे कल की क्लास में, परसों की क्लास में ऐड करें, परसों से आइएगा, ठीक है। कल की क्लास में कल थोड़ा गैप रहेगा। तो 15 क्वेश्चन हो गए, और अगर इसके आगे इसकी सॉल्व करके मैं शाम को अगर ऐड करूंगा तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर से ऐड रहेगा, लेकिन वो आपके उस पर क्लास प्लस लाइट पे ऐड रहेगा। तो जब आप लोग का नंबर डाल दूंगा तो आप लोग का भी उसमें शो करने लगेगा। मैक्सिमम लड़कों का वैसे नंबर उसी पे डाल रहा हूँ। तो ये आप लोग को यहां तक समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज्यादा है। शुरुआत तो आपने बताया कि शुरुआत के 4 पेपर आपको कैसे चल रहे हैं? रटना है, क्योंकि ये डेटा है, डेटे में दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है? कॉन्सेप्ट में। जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, जैसे एक डायग्राम है एकदम, कई लड़कों को ये डायग्राम नहीं तैयार रहता है। ये डायग्राम वो तैयार रखिए हमेशा, ऐसे करके है। यहाँ पर है फीड कैपेसिटी, यहाँ पर है विल्टिंग पॉइंट, और ऐसे करके इरिगेशन का ऐसे डायग्राम एक होता है। यहाँ पर एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, यहां से यहां तक। और इतने एरिया को बोला जाता है RAM, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया वो समझ लीजिए कि कम से कम नहीं होगा तो 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ उसके समझ में आ गए। ये ऐसा डायग्राम है। तो ये आगे वाले जो हमारे वो है क्वेश्चन वाले पैटर्न की जो आगे की शीट्स हैं, उनमें ये सब आएगा डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो आपकी कॉन्सेप्ट पूरे तैयार रहने चाहिए, ताकि पेपर आपको कहीं से भी कितना भी पूछ ले, आपका काम क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग 15 तक पहुंचे हैं। 15 के आगे 40 तक हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर उसमें आपके स्क्रीन रिकॉर्डर के वीडियो में रात में ऐड करेंगे 9 से 10 के बीच में, तो फिर आप लोग उसकी नोटिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।